Okay, so people, there are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मतलब हमारे जगह ऐसा इंडिया में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं विच आर रिच इन रिसोर्सेज बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मतलब उन जगहों पे पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो इसीलिए वो रिसोर्स फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, हो सकता है वो रिसोर्स सिर्फ गांव भर की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा हो, लेकिन उस रिसोर्स में इतना पोटेंशियल है कि पूरे देश भर की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सके। ठीक है, बट देयर इज नॉट मच ऑफ इन्वेस्टमेंट आउट देयर, दीज आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स, वहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो on the contrary, there are some regions which are poor resource base but they are economically developed. For example, Mumbai is not a very naturally resource developed region. अगर आप देखोगे यहाँ पे रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं है, मतलब क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई साहब। क्या यहाँ पे क्रॉप प्लांटेशंस कर सकते हैं हम? नहीं। लेकिन अगर आप देखोगे भाई साहब इकोनॉमिकली परफेक्टली डेवलप्ड है, इट्स द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ऑल्दो इट डजंट हैव अ बैकिंग ऑफ एनी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज बट इट इज़ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। Most of the business houses are located in Mumbai. ठीक है, so on the contrary there are some regions which are poor resource based but they are economically developed. ठीक है, तो बस मुंबई एक हो गया। ठीक है, the history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attractions for the foreign invaders. तो ये जो इंडिया में इन्वेडर्स आए हैं, चाहे वो मुगल इन्वेडर्स हो चाहे वो ब्रिटिश इन्वेडर्स हो, दे केम इन फॉर द सोल बेनिफिट ऑफ देयर नेशंस। ठीक है, तो ये अपने नेशंस की समृद्धि के लिए आए थे, यहाँ से लूट कर गए हैं वो। ठीक है, तो इन्होंने अभी लूटेंगे हम उसको ही जिसके पास हो। ठीक है, सो रिसोर्सेज हमारे कंट्रीज में थे और इन लोगों ने बाहर से इस चीज़ को रियलाइज करके अपना होमवर्क करके आए थे ये। ठीक है, सो दे वेर बेसिकली एबल टू कॉलोनाइज इंडिया, रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वेर द मेन अट्रैक्शन फॉर मोस्ट ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है, जो आपके फॉरेन इन्वेडर्स थे सॉरी, it was one of the main attractions for the foreign invaders. ठीक है, it was primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी लगाई और इन सारे कॉलोनियल स्टेट्स में से इन्होंने रॉ मटेरियल्स को निचोड़ा और प्रोडक्शन किया। ठीक है, सो दे वेर टेक्निकली इक्विप्ड। ठीक है, इट वाज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. तो यहाँ पे भाई साहब इन्होंने ये टेक्निकली इक्विप्ड थे, therefore resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. तो रिसोर्स अगर होगा हमारे पास तो ही डेवलपमेंट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास ऑप्टिमम टेक्नोलॉजी है एंड चेंजेस अपग्रेड होते रहेंगे। जैसे एक पुराने ज़माने में हम जैसे खेती बाड़ी करते थे, आज के नए ज़माने में उस तरह से खेती बाड़ी करेंगे तो हम अपने फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, हमको ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, हमको ड्रिफ्ट इरिगेशन करना पड़ेगा, हमको अलग अलग टेक्निक्स एम्प्लॉय करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज। ठीक है, सो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, हर एक इंस्टीट्यूशन में भाई साहब चेंजेस आएगा, चाहे वो फार्मिंग में हो चाहे वो भाई साहब आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो। ठीक है, तो इसमें इंस्टीट्यूशनल चेंजेस तो आने ही वाले हैं भाई साहब, तो इन इंस्टीट्यूशनल चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, दैट इज हाउ वी हैव टू बेसिकली इनकॉर्पोरेट थिंग्स एंड वी हैव टू गो अहेड। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन, जैसे आज की तारीख में आप देख रहे हो कि डिजिटलाइजेशन हो गया, तो आपका देखो ये जो फॉर्मेट है ये शायद अब नहीं रहेगा। ठीक है, ये लुप्त प्राय होता जाएगा। ठीक है, बिकॉज पीपल आर मोर एडिक्टेड टू विजुअल फॉर्मेट्स ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग। अगर मैं यही चीज़ें भाई साहब बोर्ड में लिख के दूँ तो आपके ब्रेन में शायद रहें या ना रहें, लेकिन इन चीज़ों को जब आप वाकई में देखते हो पिक्चराइजेशन के साथ, देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी दैट योर ब्रेन इज एबल टू रिटेन इट एंड हेंस पीपल आर गोइंग फॉर दीज मेथड्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ठीक है, तो हर चीज़ में भाई साहब अभी चेंज हो रहा है और चेंज को हमको इंकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। ठीक है, अलग अलग फेजेस था कॉलोनाइजेशन का। ठीक है, देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज।
ठीक है। सिर्फ रिसोर्सेज अगर अवेलेबल है तो ही डेवलपमेंट हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसको भाई साहब बैकिंग चाहिए, कैपिटल का, इन्वेस्टमेंट का, टेक्नोलॉजी का, पावर का, इन सारी चीज़ों का भाई साहब प्रॉपर बैकिंग होगा, तभी जाकर कोई रिसोर्स को हम ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हुए उसमें से फ़ायदा निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, भाई साहब जो ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं, एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, और जो हिस्ट्री में लोग किस तरह से उसमें इन्वॉल्व हैं, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Why do we need a balanced resource planning? What are the steps involved in resource planning? तो क्या क्या steps involved हैं भाई साहब resource planning में, ठीक है। Why do we need a balanced resource planning? India is a country with enormous diversity of resources. एक इंडिया एक ऐसा कंट्री जिसमें बहुत सारा डाइवर्सिटी है रिसोर्सेज का, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग जगहों पे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। Certain areas in India are rich in mineral resources. Example Jharkhand, where certain regions are rich in water resources. Example Arunachal Pradesh, but lack in infrastructural facilities, ठीक है। Ladakh is rich in cultural heritage but is isolated from other regions. दूसरे रीजन से ये कट ऑफ है, ठीक है, इसके लैंड टेरेन की वजह से, and also lacks in resources such as water, minerals, etc. यहाँ पे भी भाई साहब इन रिसोर्सेज की कमी है। This calls for balanced resource planning at the national, state, regional and local levels. तो आपका बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। कहाँ पे भाई साहब? एट द बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे भाई साहब बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग होनी चाहिए। देयर शुड बी अ बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना, इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। भाई साहब सर्वे करना, मैप करना कि कहाँ पे हमको कौन सा रिसोर्स कितनी ज़्यादा तादाद में मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मिलेगा भाई साहब, खोदा पहाड़ निकली चुहिया हो जाएगा, ठीक है। इट विल बी नॉट वर्थ द इन्वेस्टमेंट that we will be making in order to derive a very small amount of resource if after surveying and mapping we find out the same, ठीक है। Evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing a resource development plans, ठीक है। तो एक प्लान स्ट्रक्चर होना चाहिए endowed with appropriate technology। भाई साहब टेक्नोलॉजी होना चाहिए, कि टेक्नोलॉजी का बैकअप नहीं होगा तो रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्किल, प्रॉपर स्किल होना चाहिए, जो ह्यूमंस उसमें इन्वॉल्व होंगे दे शुड बी वेल स्किल्ड, एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, तो प्रॉपर आपका इंस्टीट्यूशनल सेटअप होना चाहिए फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो रिसोर्स का डेवलपमेंट हम क्यों कर रहे हैं? ताकि रीजन का डेवलपमेंट हो। रीजन का डेवलपमेंट हम क्यों करेंगे? ताकि नेशन का डेवलपमेंट करें, ठीक है। सो दिस शुड बी मैचिंग विद द नेशंस डेवलपमेंट एज वेल, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड बी टारगेटिंग। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज अगर हमको हैं तो उनको प्रिजर्व करना भी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर गोइंग टू बेनिफिट अस नॉट ओनली टुडे बट टुमारो एज वेल, ठीक है। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए भाई साहब रिसोर्सेज बहुत वाइटल होते हैं, दे आर वेरी मच वाइटल, ठीक है। But irrational consumption and over-utilization of resources may lead to socio-economic environmental problems. अगर देखो आपने अपने खेती बाड़ी में काफ़ी सारा फर्टिलाइज़र यूज़ कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो बंजर हो जाएगी ज़मीन, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर यूटिलाइजेशन करना या इरैशनल कंजम्पशन करना, ठीक है। कोई जुडिशियल कंजम्पशन हम कर नहीं रहे, पानी है तो भाई साहब लगे पड़े हैं, चलाए जा रहे हैं, कुछ हिसाब ही नहीं है, ठीक है। सो इरैशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसे? भाई साहब अगर कोई रिसोर्स आपको मिला हुआ है, लैंड का रिसोर्स हो गया, वाटर का रिसोर्स हो गया, ये सारे तमाम रिसोर्सेज जो आपको मिली हुई हैं, अगर आप उसको जुडिशियली यूज़ नहीं करेंगे तो एक दिन उसकी स्केर्सिटी हो जाएगी। अगर स्केर्सिटी हो जाएगी तो भाई साहब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, लोगों के धंधे चौपट होंगे और सोशल प्रॉब्लम्स भी होगा ऑब्वियसली, ठीक है। इट विल गिव राइज टू सोशल प्रॉब्लम्स एज वेल।
एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो होना ही होना है। अगर आपने भाई साहब खेत खलियान ही बिगाड़ दिया तो रहेगा क्या, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आर गोइंग टू हैपन। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसोर्स का कंजर्वेशन करें, रिसोर्स को हम प्रॉपरली और जुडिशियली यूज करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दीज आर टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज ऑफ utmost importance, ठीक है। ओके, दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं इसमें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी वॉज एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स, ठीक है। सो व्हाट ही सेड, देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। मतलब इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं वो पर्याप्त हैं अगर हम सिर्फ अपने नीड को फुलफिल करना चाहते हैं। अगर हम लालची बन जाएं तो इतना पर्याप्त नहीं है, कोई भी रिसोर्स हमारे लिए पर्याप्त नहीं हो सकता अगर सब के सब लालची हो गए तो, ठीक है। इफ एवरीबडी इज जस्ट trying to extract more and more of the resources that they have available, then it will be a problem, ठीक है। But there is enough to sufficiently meet the needs and requirements of every individual in India especially, ठीक है। He placed the greedy and the selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level। तो उन्होंने बोला कि आज की तारीख में जो रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, रिसोर्सेज जो कम होते जा रहे हैं, उनका मेन कारण यही है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे समाज में ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल्स का राइज हो रहा है, ठीक है। पीपल हु आर वेरी ग्रीडी एंड सेल्फिश एंड वांट टू यूज द रिसोर्सेज ओनली फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। पीपल हु वांट टू use the resources only for themselves, they are exploiting these resources, ठीक है। and modern technology as the root cause for resource depletion at global level, ये इसका main cause है, resource depletion हो रहा है global level पे। He was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses। तो mass production मतलब फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज के हिसाब से नहीं, इंडिविजुअल को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। तो मतलब कैसा बोल रहे हैं कि भाई किसी फैक्ट्री में अगर गारमेंट्स प्रोड्यूस करना रहेगा, किसी को चाहिए, ओके, किसी फैक्ट्री में अगर गारमेंट्स प्रोड्यूस करना रहेगा तो गारमेंट कैसे प्रोड्यूस होंगे भाई साहब, बाय एम्प्लॉइंग मशीन्स एंड ऑल, ठीक है। सो व्हाट गांधी इज सेइंग इज कि भाई इससे अच्छा आप इंडिविजुअल कपड़ा बुनने का वो दें, ठीक है, ताकि लोगों का टाइम यूटिलाइज हो और उनको पैसे भी मिले। जितना ज़्यादा आपका मशीनरी लगेगा उतना ज़्यादा आपके जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ऐसा वो सोचते थे, ठीक है। ओके, we live on land, we perform our economic activities on land and we use it in different ways। तो हमारा land पहला रिसोर्स है, ठीक है। we all live on it, we perform various activities on it, ठीक है। आप चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे फार्मिंग कर रहे हो, चाहे एग्रीकल्चर कर रहे हो, चाहे भाई साहब आप एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हो, फॉर ऑल दीज थिंग्स यू विल नीड लैंड, ठीक है। फॉर आप एक फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल बेसिकली नीड लैंड। दस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। लैंड इज द नेचुरल, इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को तो लैंड सपोर्ट करता ही है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। भाई साहब सिर्फ फार्मिंग नहीं या वाइल्ड लाइफ नहीं, सारा सब कुछ जो है वो तो लैंड पे ही हो रहा है। आपका रेलवेज का सेटअप, रोडवेज का सेटअप, स्टैब्लिशमेंट्स का सेटअप, ये सारा सब कुछ जो भी हो रहा है वो लैंड पे ही हो रहा है, ठीक है। तो इट सपोर्ट्स ह्यूमन लाइफ ऑब्वियसली। हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। फाइनाइट मैग्नीट्यूड मतलब भाई साहब ये एक फाइनाइट तरीके से ही हमको बेनिफिशियल है, इनफाइनाइटली नहीं। मतलब बहुत सारा लैंड अवेलेबल नहीं है। वी ओनली हैव 30% ऑफ लैंड इन द एंटायर वर्ल्ड, मतलब पूरे, और उसमें भी अगर आप देखोगे कुछ ऐसे लैंड फॉर्म्स हैं जिसको आप यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपका हिमालयज है, उसको आप भाई साहब वहाँ पे क्या फैक्ट्री सेटअप करोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो एल्पाइंस हैं, ऐसा बहुत सारा लैंड जो है वो अनयूजेबल है, ठीक है। तो इससे हमारा जो लैंड का पोर्शन है दैट इज ऑल द मोर लेस, ठीक है, ऑल द मोर लेस। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस विथ केयरफुल प्लानिंग। तो केयरफुल प्लानिंग के साथ हमको लैंड को यूज करना है, ठीक है। वी हैव टू यूज इट विथ केयरफुल प्लानिंग। इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। क्या क्या है भाई साहब, माउंटेन्स हैं, देखो इस पूरे पोर्शन में आपके इतना माउंटेनियस टेरेन है कि वहाँ पे मतलब रहना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। ऑल दीज आर सुपर हाई माउंटेनियस टेरेन्स, ठीक है।
इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, और इन्हीं माउंटेन्स के वजह से हमको पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर्स मिल रहा है, मतलब पूरे साल भर जिन रिवर्स में पानी रहता हो, ठीक है। तो इट इंश्योर्स पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो इससे तुम्हें नींद आ रहा है बहुत जोर से, इसे थप्पड़ मारेंगे ना सही से, ओके। एंजॉय। तो इन these formats of land, दे बेसिकली, ये आपके जो माउंटेनियस टेरेन्स होते हैं ज़्यादा करके इनमें से ही रिवर्स निकलते हैं। इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, मतलब जिन रिवर्स में पूरे साल भर पानी हो। प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, इकोलॉजिकल बैलेंस को ये मेंटेन करता है, ठीक है। जैसे हमको ज़्यादा करके बारिश इसलिए मिलती है नॉर्थ में भी, क्योंकि वहाँ पे हिमालयस है, हिमालयस बारिश के क्लाउड्स को उधर नहीं जाने दे रहे हैं। अगर आप देखोगे टिबेट इज़ बेसिकली डेजर्ट प्रोन, वहाँ पे पानी की कमी है, क्योंकि जो रेन क्लाउड्स होते हैं वो उधर जा ही नहीं पा रहे, तो वो रेन शैडो एरिया में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर देखोगे तो इंश्योर पेरिनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म, ऑब्वियसली जितने भी आपके हिली एरियाज हैं दे प्रोवाइड अ फैसिलिटी, दे आर टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स, ठीक है, एंड दे आर इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। आई तू पीछे बैठ, पीछे बैठ, पीछे वाले डेस्क पे, हाँ। And they are important ecological aspects as well. Ecological aspects क्यों? They ensure that we get the maximum amount of rain and so on and so forth. ठीक है? It possesses rich reserves। तभी आप आते हैं भाई साहब प्लेटू रीजन्स में, ठीक है, प्लेटू, ओके। इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। तो पहला आपका माउंटेन्स हो गया, अभी हम आते हैं प्लेटू। प्लेटू मतलब टेबल लैंड्स, ठीक है। इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। तो ये आपका भाई साहब प्लेटू हो गया, तो येलो पोर्शन है, और इसमें भाई साहब आपको मिलता है क्या? रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोलियम वगैरह, एंड फॉरेस्ट भी काफ़ी सारा इसी में मिलता है, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स भी आपको यहाँ से तमाम मिलते हैं, ठीक है। दीज आर टेबल लैंड्स बेसिकली। इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत सारा। तो आपका होता है भाई साहब प्लेन्स में हम देखते हैं ये जो प्लेन्स हैं, दिस इज द रीजन ऑफ मैक्सिमम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रीज, प्लेन्स में ही हम इंडस्ट्रीज सेटअप क्यों करते हैं? क्योंकि इट इज ईजियर फॉर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू गो थ्रू द प्लेन्स, ठीक है। तो दीज आर प्लेन एरियाज, ठीक है। तो आप अगर देखोगे भाई साहब ये 27, आपका प्लेटू एरिया इज 27%, ठीक है। आपका भाई साहब जो प्लेन एरिया है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 43%, एंड 30% ऑफ इंडिया इज परफेक्टली माउंटेनियस रीजन्स। आर वी क्लियर ऑन दिस थिंग्स पीपल, ठीक है। सो दैट इज द परसेंटेज डिविजन ऑफ द टोटल लैंड दैट इज अवेलेबल इन इंडिया, ठीक है। ओके, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? फॉरेस्ट, ठीक है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अदर अनकल्टिवेबल लैंड, फैलो लैंड्स, ठीक है, नेट सोन एरिया। तो आप देखो भाई साहब इन सब चीज़ों को देखेंगे। फॉरेस्ट लैंड है जहाँ पे भाई साहब एग्रीकल्चर करना नामुमकिन है, ठीक है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तो बहुत सारा ऐसा लैंड भी होता है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, और भी बहुत सारा अनकल्टिवेटेड लैंड होता है, फैलो लैंड्स होते हैं, और नेट सोन एरिया। सो दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स दैट वी हैव। फॉरेस्ट की बात करें अगर हम, ठीक है। सो दीज, अरे यार लाइट क्यों चली गई? So topography, soil types, what else people, ठीक है। Accordingly the crops also vary from place to place. तो ह्यूमन फैक्टर्स आपका क्या हो जाएगा? देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई इन वेस्ट बंगाल एंड लो इन अरुणाचल प्रदेश। आपने कल देखा कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश हैज गॉट ह्यूज वाटर रिसोर्सेज, बट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वहां पे बहुत कम है, ठीक है। तो इट कैन बी वन फैक्टर wherein in spite of the resources being available, not much of crop production can be done, ठीक है। ये हो गया आपका एक। Accordingly the economic activity also differs. The other factors are, आपके दूसरे फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई साहब? कल्चर एंड ट्रेडिशंस। अलग अलग जगहों पे अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन होता है भाई साहब, ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशंस एज वेल।
यार डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। अलग अलग जगहों पे भाई साहब कल्चर और ट्रेडिशन अलग अलग होता है, ठीक है। कल्चर और ट्रेडिशन का क्रॉप प्रोडक्शन में क्या इंपैक्ट होता है? हाउ कुड देयर बी एन इंपैक्ट ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑन क्रॉप प्रोडक्शन पीपल? बोलिए 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 भाई साहब, कैसे हो सकता है? अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये कल्चर और ट्रेडिशन पे डिपेंड करता है, लोग कैसे इस चीज को लेते हैं, ठीक है। हाउ डू दे टैप द पोटेंशियल? टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज हाउ मच? 3.28 million square kilometers. That is basically the total geographical area. Land use, however, is available only for 93% of this total area. Only 93% is available, ठीक है। तो यहां पे लैंड यूज मतलब हम सिर्फ क्रॉप्स के लिए नहीं, बाकी सारी चीजों के लिए भी, बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है, सारी चीजों के लिए हम जो लैंड को यूज कर सकते हैं वो 93% ही है, ठीक है। बिकॉज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम हैज नॉट बीन डन फुल्ली, ठीक है। आसाम का पूरा रिपोर्टिंग अभी तक कवर नहीं हो पाया है क्योंकि बहुत सारा लैंड एरिया ऐसे मतलब माउंटेनियस रीजन से, तो उतना रिपोर्टिंग हमारा अभी तक नहीं हो पाएगा कितना कल्टीवेबल लैंड है वहां पे, क्योंकि आसाम में छोटे छोटे गुटों में फार्मिंग होती है, तो कितना किसने लैंड को यूज किया है उसका रिपोर्ट अभी तक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मोreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. थोड़ा बहुत जो है आपका टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन है, थोड़ा चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा है, थोड़ा पाकिस्तान ने, तो वो भी अभी तक सर्वे हुआ नहीं है। The land under permanent pasture has also decreased. तो परमानेंट पास्चर जहां पे होता था, जहां पे सिर्फ गाय भैंस ही चरते थे, वो लैंड भी आपका डिक्रीज हो चुका है। मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। तो कॉस्ट भाई साहब कल्टीवेशन का बहुत हाई है। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी, बहुत पुअर क्वालिटी के हैं, और द कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 or 3 years, and if these are included in the net zone area, ठीक है। तो these lands are cultivated once or twice, तो इनको भाई साहब एक या दो बार ही कल्टीवेट किया जाता है in about 2 to 3 years, 2 से 3 साल में एक या दो बार ही यहाँ पे कल्टीवेशन होता है, and these are included, ठीक है, and if these are included in the net zone area, ठीक है। Then the percentage of net zone India becomes to about 54% of the total reporting area. तो total reporting area cultivation में अगर हम सब कुछ ताम झाम करें तो it is just 54%, ठीक है, it is just 54%, ठीक है। That is the net. The pattern of net zone area varies greatly from one state to another. तो अलग अलग स्टेट में भाई साहब net zone area अलग अलग है, ठीक है। It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana. पंजाब एंड हरियाणा भाई साहब आपका जाना जाता है किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए। तो 80% of the total reported land that is available is under cultivation in these areas, ठीक है, okay. And less than 10% in Arunachal Pradesh. So in spite of Arunachal Pradesh having good reserves of water, it is not able to cultivate land because of its population density, and the other is a mountainous terrain, ठीक है, वहां पे भाई साहब माउंटेनियस टेरेन है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इन सब जगहों पे भाई साहब आपका बहुत कम, लेस देन 10% कल्टीवेबल लैंड है, ठीक है, लेस देन 10% आपका भाई साहब क्या है? कल्टीवेबल लैंड है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज लेस देन द डिजायर्ड 33% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, तो फॉरेस्ट एरिया तो और भी कम है, ठीक है, 33% होना चाहिए। ज्योग्राफिकल एरिया का 33% आपका फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है जिसके वजह से इतना परसेंटेज भी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। एज इट वाज आउटलाइंड इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1952, ठीक है, इट वाज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो 33% ऑफ एनी कल्टीवेबल लैंड, सॉरी, एनी लैंड एरिया शुड बी फॉर फॉरेस्ट ओनली, और हमारा ये डिक्लाइन मोड में है, ठीक है। तो ये आपके इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इतना परसेंटेज चाहिए। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दीज फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट। तो इन जगहों पे भाई साहब लोग बहुत ज्यादा रहते हैं और इनका पूरा चीज इस पे डिपेंड करता है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, किसके लिए भाई साहब? फॉरेस्ट के लिए। जो होना चाहिए कितना? 33%। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन एंड वेस्ट लैंड जो होता है, ठीक है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, एग्जांपल बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा।
other uncultivated land excluding fallow land, permanent pastures and grazing land, land under miscellaneous tree crop groups not included in the net sown area, cultivable wasteland left uncultivated for more than 5 cultural years. तो भाई साहब 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, तो ये परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड में आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते. लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप जैसे बैम्बू वगैरह हो गया, वहां पे आप नहीं कर सकते. कल्टीवेबल वेस्ट लैंड विच हैज बीन लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, इसको हम नेट सोन एरिया में भाई साहब नहीं गिनेंगे. ठीक है, क्लियर है? ओके. फैलो लैंड्स, करंट फैलो लैंड, इसको क्या बोलेंगे भाई साहब? लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, तो इसको हम बोलेंगे करंट फैलो लैंड. मतलब इसमें एग्रीकल्चर हो सकता है, 1 या 1 साल से कम तक इसमें एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, किसी भी रीजन से हो. अदर देन करंट फैलो लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स. ठीक है. नेट सोन एरिया, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया. चेहरे समझ में आ रही है? ठीक है. तो ग्रॉस क्रॉप एरिया की आप 2 बार गिनती करेंगे. अगर 2 बार एग्रीकल्चर हुआ है, 3 बार हुआ है तो 3 बार करेंगे. A part of the land is termed as waste land and land put to other non-agricultural uses. लैंड का एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? वेस्ट लैंड, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में वेस्ट लैंड्स इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज. तो रॉकी एरियाज है, डेजर्ट एरियाज है. ठीक है, दीज आर बेसिकली वेस्ट लैंड्स. ठीक है, सो डेजर्ट एरियाज है, देखो. ठीक है, आपका भाई साहब रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज. एरिड मतलब जहां पे कुछ नहीं हो सकता. नहीं हो पाएगा यार, ये नहीं खींच पाएगा. आई हैव टू क्लोज डाउन. इसी टाइम पे क्यों लाइट जाता है भाई साहब? तुम लोग क्या करके आते हो क्या मालूम? क्यों रे हैं अनवेश? Okay, so in continuation people, a part of land is termed as wasteland and the land put to non-agricultural uses. जहां पे भी हमको देखो wasteland मिलता है, for example most of Mumbai अगर आप देखोगे एक wasteland है, because we will not be able to sow any kind of crops and all. ठीक है, so अगर हमको इसका यूटिलाइजेशन करना है तो हम यहाँ पे क्या करें भाई साहब? इंडस्ट्री स्टैब्लिश करो, फैक्ट्री स्टैब्लिश करो, बिल्डिंग्स बनाओ. ठीक है, और वही हुआ है. देखो मुंबई का डेवलपमेंट इसीलिए हुआ है, ऑल्दो इट इज नॉट अ वेरी एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव लैंड, however it is a very growing prospect. इसका growing prospect बहुत ज्यादा है क्योंकि दूर दराज से लोग यहाँ पे आ रहे हैं काम के लिए और काम यहाँ पे है. ठीक है, ओके. सो अ पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट इन अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब अगर कोई लैंड का कोई एग्रीकल्चरल वैल्यू नहीं है या कोई एग्रीकल्चरल आउटपुट नहीं है तो हम इसको किसी और काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. ठीक है, लैंड कैन बी पुट टू मेनी अदर यूजेस एज वेल. ठीक है, वेस्ट लैंड includes rocky, arid and desert areas. ठीक है, तो ऐसे सारी चीजें भाई साहब इंक्लूड हो सकती हैं. एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. तो वेस्ट लैंड मतलब आपका बेसिकली रॉकी, एरिड और डेजर्ट एरियाज हो गया, जहां पे क्रॉप प्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता, रहना भी शायद मुश्किल हो. ठीक है, एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. तो ये आपके नॉन एग्रीकल्चरल मतलब हाउसिंग के लिए. ठीक है, और लेट्स से आपका कोई फैक्ट्री के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए जब हम लैंड का यूटिलाइजेशन करते हैं, लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. तो इंक्लूड्स क्या है भाई साहब? आपका सेटलमेंट्स. सेटलमेंट्स मतलब ह्यूमन सेटलमेंट, जहां पे घर वगैरह बनाकर हम रहते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट्स. व्हाट एल्स? रोड्स. वी हैव बेसिकली रोड्स. ऑब्वियसली रोड कनेक्टिविटी के लिए भी आपको लैंड चाहिए. रोड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन इट वी वुड नीड लैंड. ठीक है, और क्या चाहिए भाई साहब? आपका रेलवेज. रेलवेज इज आल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ओके, देन वी विल नीड इंडस्ट्रीज. सो ये सारी चीजें भाई साहब आपके नॉन एग्रीकल्चर यूजेस हैं. ठीक है, कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड over a long period of time without taking appropriate measures to conserve land and manage it has resulted in land degradation. बहुत ज्यादा अगर हम यूज करेंगे भाई साहब लैंड को. ठीक है, if continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. ठीक है, अगर हमने कोई मतलब तौर तरीके नहीं अपनाए इसको प्रिजर्व करने के तो आपका लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा. ठीक है, इट विल रिजल्ट इन land degradation. This in turn has serious repercussions on society and the environment.
तो सोसाइटी पे भी तो रिजल्ट तो होगा ही, सीरियस रेपरकशंस, रेपरकशन मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, तो सोसाइटी पे और एनवायरमेंट पे भाई साहब इसका सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो जाता है, ठीक है, वी हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। डेट्यूरेशन इन द क्वालिटी ऑफ लैंड ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। तो आपका जो डेट्यूरेशन हो रहा है लैंड का, ठीक है, लैंड की जो डिग्रेडेशन हो रही है, सबसे बड़ा फैक्टर हमारा ह्यूमन फैक्टर है। नेचुरल फैक्टर उतना ज्यादा नहीं होता है, हमारा ह्यूमन फैक्टर बहुत ज्यादा है, ठीक है। वी आर नॉट जुडिशियसली यूजिंग द लैंड एंड दैट रिजल्ट्स इन इट्स डिग्रेडेशन। Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land, ठीक है। तो natural forces मतलब एग्रीगेट किया है इन लोगों ने, नेचुरल फोर्सेस को भाई साहब प्रेरित किया है। तो जैसे अगर हम बहुत ज्यादा डैम्स बनाएंगे तो बाढ़ आएगी, इससे आपका एक क्या, तो डैम बनाना ह्यूमन एक्टिविटी है, लेकिन बाढ़ आना मतलब हम नेचर को प्रोवोक कर रहे हैं बाढ़ आने के लिए। नेचर अपने स्ट्रीम में जा रहा था, बाढ़ नहीं आ रहा था, जैसे आपने वैसा डैम बनाया बाढ़ आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सो दिस कॉजेस डैमेज टू द लैंड, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। ये एक टाइम पे भाई साहब कल्टीवेबल लैंड थे, लेकिन आज की तारीख में 130 मिलियन हेक्टर्स हमारे एक्टिविटीज के लिए भाई साहब डिग्रेड हो चुके हैं। दीज आर लैंड फॉर नो मोर यूज, they cannot be used for crops, ठीक है। So that is the damage that we have already caused, ठीक है, and that's a huge amount of land. Approximately 28% of it belongs to the category of forest degraded area. तो forest cutting की वजह से या deforestation की वजह से approximately we have lost 28% of the land, 28% of the land। जो एरिया आपका भाई साहब क्या था, एक इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए था, ड्यू टू रैपिड डिफॉरेस्टेशन वी हैव डिस्ट्रक्टेड दिस पीस ऑफ लैंड, ठीक है, ओके। 28%, 56% ऑफ इट इज वाटर एरोडेड एरिया। वाटर एरोडेड एरिया मतलब भाई साहब यहाँ पे कहीं से भी पानी जा रहा है और पानी जाने के चलते भाई साहब सॉइल का इरोजन बहुत ज्यादा होता है, तो ये आपका वाटर एरोडेड एरिया हो गया 56% ऑफ दिस लैंड, ठीक है। और भाई साहब एंड द रेस्ट इज अफेक्टेड बाय सलाइन एंड अल्कलाइन डिपॉजिट्स। बाकी का जो लैंड है वो आपका सलाइन मतलब सॉल्ट, ठीक है, और अल्कलाइन, ये प्राइमरली भाई साहब कहां से आ रहा है, फ्रॉम द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हमने बहुत ज्यादा एक्टिवली यूज किए थे जब ये कल्टिवेबल लैंड थे, हैज रेंडर्ड देम यूजलेस टुडे, ठीक है, दे आर नाउ डीजेनरेटेड। क्लियर है, समझ में आ रही है भाई साहब। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब समझ में आता है कटिंग ऑफ बेसिकली फॉरेस्ट, ठीक है, फॉर बेसिकली क्रॉप एरियाज और फॉर बिल्डिंग व्हाटएवर। ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, अगर कोई एरिया है जहां पे हम ग्रेजिंग के लिए यूज करा रहे हैं, लेकिन मतलब समझ लो 50 कैटल वहां पे कंफर्टेबली ग्रेज कर सकते हैं, हमने 50 की जगह 200 छोड़ दिए, ठीक है, वो एक हो गया भाई साहब। और मतलब चराते जा रहे तो क्या होगा भाई साहब, दे विल पुल आउट द ग्रास, और जब ये ग्रास को पुल आउट कर देंगे तो वहां पे थोड़ा सा भी बारिश होगा तो लैंड का जो टॉप लेयर है वो चला जाएगा सॉइल इरोजन होकर, क्योंकि ग्रास एंड स्मॉल प्लांट आउटग्रोथ्स आर द वन व्हिच कीप द सॉइल होल्डेड। सॉइल को भाई साहब होल्डेड रखते हैं, और जब भी ये चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये खत्म इसलिए होगा अगर आप ओवर ग्रेजिंग करवाएंगे तो, ज्यादा एनिमल्स को उसमें ठूसेंगे तो, ठीक है। और थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, समझ लो अगर आपका कोई लैंड है, पीस है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा ग्रेजिंग करवाया, इसको छोड़ के रखा है, फिर आप इस एरिया में ग्रेजिंग करवाओ, इसको छोड़ दो तब तक, फिर आप इस एरिया में आओ, ठीक है। तो जब तक आप इस एरिया में आओगे तब तक यहाँ पे घास उग चुकी होगी, ठीक है। जब तक भाई साहब आप इस एरिया में आओगे तब तक यहाँ पे भी घास उग चुकी होगी, जब तक आप इस एरिया में आओगे तब तक। तो इस तरह से प्लान करके अगर हम करेंगे तो एनिमल्स का ग्रेजिंग भी हो जाएगा और हमारा लैंड पूरा डिस्ट्रक्ट भी नहीं होगा। सो दैट इज वन प्लान्ड वे ऑफ हैविंग ग्रेजिंग डन इन लैंड एरियाज, ठीक है। ये ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी आपका लैंड डिस्ट्रक्शन होता है। माइनिंग क्या होती है भाई साहब, आप मिनरल्स को निकालने के लिए जो ड्रिलिंग करते हैं, अर्थ के अंदर तक जाते हैं और माइनिंग करते हैं, ठीक है। क्वायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। तो क्वायरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ठीक है, हम जिस तरह से मिनरल्स का एक्सकवेशन करते हैं, ठीक है, और पूरे लैंड को ही बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों से हमारा क्या हो रहा है, वी आर बेसिकली डिग्रेडिंग द लैंड, ठीक है, बहुत एक्सटेंसिवली डिग्रेडेशन हो रहा है। ओके, व्हाट एल्स, सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। तो आपका देखो डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है, हमने फॉरेस्ट को बहुत बुरी तरह से काट दिया है, जिसके वजह से भाई साहब अभी ट्रीज की, ठीक है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, ओवरग्रेजिंग,
ये भाई साहब आपका ओवर ग्रेजिंग है, ठीक है। जहां पे 50 एनिमल्स को छोड़ना चाहिए वहां पे अगर 100 एनिमल्स को छोड़ दोगे तो क्या होगा रिजल्ट, ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। एंड क्वायरिंग टू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये हो गया माइनिंग, देखिए माइनिंग एक्टिविटीज कैरी कर रहे हैं, बहुत एक्सटेंसिवली कैरी कर रहे हैं, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटीज है तो इससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। सब ह्यूमन एक्टिविटीज, तो ये आपका हो गया भाई साहब क्वायरिंग, ये जो ड्रिलिंग करते हैं हम, ठीक है, ड्रिलिंग करते हैं और अंदर तक जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड क्वायरिंग, ठीक है। सो दीज हैव रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। Mining sites are abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and traces of overburdening. तो आपका माइनिंग साइट्स एक बार भाई साहब जितना भी आपको रॉ मटेरियल्स या मिनरल्स निकालने थे आपने निकाल लिए, उसके बाद आप उसको अबैंडन कर देते हो, तो इसके में भाई साहब डीप स्कार अभी किसी काम का नहीं रहेगा, दिस विल बी जस्ट रेंडर्ड यूजलेस, ठीक है। नीदर यहाँ पे आप क्रॉप कल्टीवेशन कर सकते हैं, ना ही इस जमीन में भाई साहब आप हाउसिंग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। दिस लैंड हैज बीन टोटली रेंडर्ड एज यूजलेस। Mining sites are abandoned after excavation work. After you have drawn out the required amount of raw material from a mining site, you will just leave that line site as it is. आप भाई साहब उस line site को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। Leaving deep scars and traces of overburdening. तो deep scars रह जाते हैं भाई साहब इसके, traces of overburdening, ठीक है, okay. In states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to mining have caused severe land degradation, ठीक है। तो आपका डिफॉरेस्टेशन बहुत बड़े पैमाने पर इन स्टेट्स में हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। तो इसमें लैंड बहुत बुरी तरह से बर्बाद हुआ है इन जगहों पे, ठीक है, सीवियर डिफॉरेस्टेशन हुआ है, ओके। In states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra, overgrazing is one of the main reasons for land degradation. तो इन सब जगहों पे भाई साहब आपका ओवरग्रेजिंग मतलब कैटल को हम चरा ही रहे हैं भाई साहब, ठीक है, विदाउट इवन टेकिंग इनटू अकाउंट कि कितना घास चाहिए और कितना कैटल है, ठीक है। तो ओवरग्रेजिंग हैज बीन वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन दीज एरियाज, ठीक है। So these are the states. In the states of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, ओवर इरिगेशन, बहुत ज्यादा इरिगेशन, बहुत ज्यादा पानी डाला है हमने इन जगहों पे, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी को सप्लाई किया हुआ है। ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी। तो इसमें क्या हो रहा है भाई साहब, सलाइन कंटेंट बढ़ रहा है और अल्काइन कंटेंट भी आपके सॉइल में बढ़ रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग। तो इन स्टेट्स पे काफी ज्यादा इरिगेशन होता है, काफी ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, हम भाई साहब पानी डाले जा रहे हैं, वो पानी जाकर फर्टिलाइजर से मिलकर उस सॉइल को क्या रेंडर कर रहा है, अल्कलाइन, ठीक है, इट इज बेसिकली रेंडरिंग इट सलाइन और अल्कलाइन, ठीक है। और क्या है भाई साहब आपका, ठीक है, व्हेन वाटर इज सप्लाइड टू अ फील्ड बाय इरिगेशन, वाटर स्टार्ट्स इंटरलोकेटिंग इन द ग्राउंड। तो आपका भाई साहब क्या होता है, वाटर नीचे जाने लगता है धीरे धीरे, इंटरलोकेटिंग इन द ग्राउंड, ठीक है। वंस द सबसॉइल इज सैचुरेटेड विद वाटर, ठीक है, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द फील्ड। भाई साहब आप देखोगे बरसात के टाइम पे पहली जब बरसात होती है तो पानी नीचे चला जाता है, लेकिन उसके बाद वाटर लॉगिंग चालू हो जाती है, फील्ड्स में पानी जमा होना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी जितना पानी जाना चाहिए था वो चला गया है, अभी दिस कैन नॉट अकोमोडेट मोर ऑफ वाटर, इट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड, ठीक है, इट इज ऑलरेडी सैचुरेटेड। So this is called basically water logging. There is salt present in the subsoil. यहाँ पे भाई साहब salt present है subsoil में, ठीक है। The salt dissolves in the underground water. और यही salt भाई साहब underground water में dissolve हो जाएगा। In the afternoon when the sky is bright and clear, ठीक है, the surface water starts evaporating. Surface water तो भाई साहब उसको धूप मिल रही है तो वो evaporate करना चालू कर देगा, and the ground water is pulled up. तो ground water ऊपर आएगा। Finally the water evaporates and the salt is left behind. क्या समझ में आ रहा है? यहां पे सॉल्ट के साथ वाटर ऊपर आ रहा है, ठीक है, सॉल्ट जमीन के नीचे है, पानी बरसा या पानी काफी ज्यादा यूज हुआ, ये भाई साहब नीचे चला गया, अभी इस पानी के साथ सॉल्ट घुल गया, ये भाई साहब ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि ये वाटर इवेपोरेट हो गया तो ये वाला वाटर ऊपर आएगा और ये वाला वाटर अपने साथ सॉल्ट को लेकर आ जाएगा। तो ये वाला वाटर जैसे ही इवेपोरेट हो जाएगा आपको ऊपर क्या मिल जाएगा, सॉल्ट कंटेंट मिल जाएगा। तो आपका सॉइल क्या हो जा रहा है, सलाइन, सॉइल इज टर्निंग आउट टू बी सलाइन। Clear? So the mineral processing like grinding of limestone for cement industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere. So ये जो minerals हैं आपके, देखो आप सीमेंट इंडस्ट्री मिला लो, कैल्साइट मिला लो, सोपस्टोन, ठीक है, सिरेमिक इंडस्ट्री,
दे जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। ये डस्ट उड़ के जाएगा कहां भाई साहब, ये सॉल्ट में ही सेटल डाउन होगा, इट विल बेसिकली सेटल डाउन इन द सॉइल इटसेल्फ, ठीक है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। तो भाई साहब लैंड में अगर ये सेटल डाउन हो गया तो ये जो पानी जो नीचे जा रहा था इसको भी रोक देता है ये, ठीक है। इट विल बेसिकली रिटार्ड्स, ठीक है। In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the countries. तो इंडस्ट्री से जो effluents निकल रहे हैं as waste, they have been a major source of land and water pollution in many parts of the country. बहुत parts of the country में ये major source है land और water pollution, ठीक है, clear है। Some of the methods to check land degradation are afforestation। भाई साहब आप ज्यादा से ज्यादा trees उगाइए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज उगाइए। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स फॉर प्लांट्स, तो आप ऐसे शेल्टर बेल्ट्स, मतलब देखिए ये प्लांट्स हैं, ये ऐसे शेल्टर बेल्ट्स लगा दीजिए, ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स फॉर प्लांट्स। व्हाट एल्स, शेल्टर बेल्ट इज मेड अप ऑफ वन और मोर रोज ऑफ ट्रीज, ऐसे देखो ट्रीज के रोज, ठीक है, दीज आर बेसिकली ट्री रोज और shrubs planted in such a manner as to avoid shelter from the wind। तो wind से भाई साहब सॉइल का इरोजन होता है, सॉइल का इरोजन होता तो अगर वो जो कल्टिवेबल लैंड है वो वहां पे हम कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दीज आर नोन एज शेल्टर बेल्ट्स, प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा आप पूरा मतलब ग्रेजिंग कराओ प्लान तरीके से, ठीक है, अनप्लान तरीके से कराएंगे तो ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा। स्टेबिलाईजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, सैंड जो होता है ना वैसा फैलता रहता है, तो रेगिस्तान एरिया से ना सैंड ऐसा फैलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे कंट्रोल करें, हम थॉर्नी बुशेस प्लांट कर दें, जितना थॉर्नी बुशेस प्लांट करेंगे ये ड्यून्स आगे नहीं बढ़ेंगे, सैंड ड्यून्स आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज बाय कल्टिवेटिंग थॉर्नी बुशेस। मेथड्स टू रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन, तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, बहुत जरूरी है कि हम भाई साहब वेस्ट लैंड्स को प्रॉपरली मैनेज करें, ठीक है। द बेस्ट वे टू मैनेज वेस्ट लैंड इज टू डेवलप फॉरेस्ट, जितना हम फॉरेस्ट को डेवलप करेंगे उतना आपका वेस्ट लैंड मैनेज होगा, ठीक है। व्हाट एल्स डू वी हैव पीपल, कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटीज, जितनी भी आपकी माइनिंग एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करना। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, तो जितना भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं उनका अगर डिस्चार्ज करवाना है, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, तो हम आफ्टर ट्रीटमेंट उसको डिस्पोज करेंगे, प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट करके उसको डिस्पोज करेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, आज इतना ही, थैंक यू सो मच। राइट, सो पीपल वी वर डिस्कसिंग अबाउट रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हम किस पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं, वी डिस्कसिंग इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में जो लैंड रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं, इनके बारे में और इसको हम कैसे टैप कर रहे हैं या यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। ओके, तो कल हम यहाँ तक पहुंचे थे लैंड यूटिलाइजेशन में। लैंड यूटिलाइजेशन में एक आता है आपका, देखिए, फॉरेस्ट। अभी फॉरेस्ट को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, फॉरेस्ट हमारे इको कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो वी शुड बी केयरफुल इनफ नॉट टू कॉज एनफ ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो इसको हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पूरे वातावरण को या पूरे एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ the ecological balance it maintains, it's of utmost importance, ठीक है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तो ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट लैंड ही सिर्फ कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है, और भी बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ लैंड होते हैं जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं होता है। तो समझ लो कोई मतलब ऐसा पहाड़ी इलाके से गिरा हुआ, ठीक है, या डेजर्ट टाइप का एरिया, ठीक है, भले ही वो प्लेन एरिया है बट इट इज नॉट कल्टीवेबल, वो भाई साहब हम उसको कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट बेसिकली कॉज एनी मच ऑफ कल्टीवेशन, तो दिस इज लैंड नॉट, सो बैरन एंड वेस्ट लैंड है ये, और हमारे इंडिया में काफी सारा बैरन और वेस्ट लैंड है, ठीक है, जहां पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, जहां पे हम क्रॉप्स को नहीं उगा सकते हैं, जहां पे हम और कोई काम कर नहीं सकते, वो ऐसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, ठीक है। ओके, it will lie there as it is. Land put to non-agricultural uses, example buildings, roads, factories, etc. अभी सिर्फ क्रॉप कल्टीवेशन हम करें या प्राइमरली सिर्फ एग्रीकल्चर करें तो ये तो हो नहीं सकता, तो हमको ऑफिसेज सेटअप करने पड़ते हैं, बिल्डिंग्स जहाँ पे लोग रहते हैं, ये सब रेसिडेंशियल एरिया सेटअप करने पड़ते हैं। सो लैंड विच इज पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ठीक है। तो ये सारा तमाम जो लैंड है आपका, बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज, दीज आर पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ठीक है। दैट इज लैंड विच हैज बीन पुट इनटू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। अदर कल्टीवेबल लैंड, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड।
परमानेंट पास्चर्स मतलब क्या होता है, जो कैटल होता है उसको बहुत ज्यादा मात्रा में घास चाहिए रहता है, और मतलब इनको चरते हुए घास खाना है, मतलब चलते हुए, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, परमानेंट। दिस इज बेसिकली नोन एज परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। यहाँ पे आपके कैटल जो है तो परमानेंटली पास्चर्स, पास्चर मतलब जहां पे ये खाते हैं, ये लैंड यूज होता है प्राइमरली फॉर कैटल ग्रेजिंग पर्पसेस ओनली, इट इज नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, ठीक है। ये परमानेंट पास्चर्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैटल ग्रेजिंग के लिए ही ये लैंड यूज होता है। दीज आर परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ठीक है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स, ठीक है, मैं नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। अभी देखो जैसे बैम्बू, ये हमारे बहुत काम आता है, ठीक है। तो हम इसका हम जब नेट सोन एरिया निकालते हैं, ठीक है, ये जो नेट सोन एरिया ये बेसिकली होता क्या है, एक पर्टिकुलर कंट्री में कितना लैंड में हम क्रॉप्स को सो कर रहे हैं, क्रॉप्स को उगा रहे हैं, दैट इज बेसिकली नेट सोन एरिया। द अमाउंट ऑफ लैंड which is under cultivation in a country is known as the net zone area. इसको हम नेट जोन एरिया में नहीं गिनेंगे, ठीक है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स, ठीक है, ये आपके मिसलेनियस, यहां पे देखो मेंटेन करने में वो कुछ लगता नहीं है। आप अगर जंगल में एक बांस का पेड़ उगा देंगे, वो अपने रूट से दूसरे बांस के पेड़ अपने आप उगाएंगे, ठीक है, ऐसे गुच्छों में उगाएंगे। यू डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ एनीथिंग आउट हियर। ये जंगल ग्रोथ है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको बांस भाई साहब लगता ही लगता है, ठीक है, बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए लगता है, और भी तमाम चीजें हैं, ठीक है। सो ये आपका मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स हैं। दीज आर नॉट एक्चुअली क्रॉप्स विच आर कंज्यूम्ड बाय अस, हाउएवर दे आर इंपॉर्टेंट इन मेनी एरियाज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। आपके जैसे बुक्स होते हैं, बुक्स में कुछ सवाल होते हैं ना मिसलेनियस, ठीक है, वो मिसलेनियस सवाल आपके ऊपर ऑप्शनल होता है, आप उसको अटेम्प्ट करो या ना करो। इट इज, इफ यू अटेम्प्ट इट विल एनहांस योर नॉलेज, इफ यू डोंट ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू कम, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे क्रॉप्स में भी कुछ मिसलेनियस क्रॉप की कैटेगरी होती है, जैसे बैम्बू इज वन मिसलेनियस क्रॉप। इसको भाई साहब आपको कल्टीवेट करने के लिए सिर्फ लैंड एरिया चाहिए, यू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ लेबर एंड ऑल, कोई लेबर या कोई मेंटेनेंस को जरूरत ही नहीं है इसके लिए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो दीज आर कल्टीवेबल, तो इसको भी हम नेट जोन एरिया में नहीं गिनते हैं, ठीक है। मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स को जहां पे ग्रो किया जाता है उसको हम नेट जोन एरिया में नहीं गिनते हैं। कल्टीवेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, तो 5 साल के बाद इसको हम अनकल्टिवेबल रख देते हैं, ताकि ये जमीन फिर से रिप्लेनिश हो, ठीक है। ये जमीन भाई साहब फिर से क्या हो भाई साहब, रिप्लेनिश हो, ठीक है। भाई साहब आप जब कोई क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं उसमें भाई साहब आप क्या डालते हैं, यू बेसिकली पुट इन मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, तो इससे जमीन का जो फर्टिलिटी है वो कम होता जाता है, इसमें जमीन में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कम होते जाते हैं। सो व्हाट वी डू इज आफ्टर 5 years वी लीव इट ओपन फॉर सम टाइम सो दैट इट रिप्लेनिशेस। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, ये कल्टिवेबल लैंड है, लेकिन वेस्ट लैंड इसलिए हो चुका है because it is left uncultivated for more than 5 agricultural years. Now there can be numerous reasons for this. Either the people who were basically cultivating this part of the land have left the place, ठीक है, for urbanization या जो भी है वो चले गए इसको छोड़कर, लेकिन ये बेसिकली अभी भी अनकल्टिवेबल है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है लैंड, ठीक है। 5 साल से यहाँ पे कोई खेती नहीं हुई है, हालांकि खेती होने के उपाय किए जा सकते हैं, यहाँ पे खेती हो सकती है, लेकिन 5 साल से ज्यादा अगर किसी ट्रैक्ट ऑफ लैंड में कोई भी क्रॉप को नहीं उगाया जा रहा है तो भी हम उसको वेस्ट लैंड में गिनेंगे, ठीक है। वी विल काउंट इट इन वेस्ट लैंड। फैलो लैंड्स क्या होते हैं भाई साहब, करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन 1 or less than 1 एग्रीकल्चर ईयर। तो आप इसको वेस्ट लैंड में अभी भी गिन नहीं रहे हैं, फैलो मतलब इसको छोड़ दिया है अभी, ठीक है। 1 साल या 1 साल से थोड़े बहुत कम महीने में आपने इसमें कोई कल्टीवेशन नहीं किया है, मे बी टू रिप्लेनिश द सॉइल, ठीक है, फॉर वॉट एवर रीजन्स, ठीक है। हो सकता है वाटर क्लॉगिंग हो रही हो, इस चीज को पहले करना है, ठीक, उसके बाद हम इसमें कल्टीवेशन करेंगे, तो रिपेयर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सो करंट फैलो लैंड, ये इसमें हम एग्रीकल्चर करेंगे, लेकिन फिलहाल 1 साल तक ये हमको कोई एग्रीकल्चर आउटपुट नहीं देने वाला, ठीक है। फ्रॉम दिस लैंड वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट, सो दीज आर नोन एज फैलो लैंड्स, ठीक है। अदर देन करंट फैलो लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, ठीक है, ये भी एक कैटेगरी है भाई साहब। तो आपके कैटेगरीज क्या क्या है भाई साहब, 1, ठीक है, अगर आप देखोगे 1 और
लेस देन 1, ठीक है, मतलब 1 है, ठीक है, 1 या लेस देन 1 एक लैंड हो गया फैलो लैंड, एक हो गया भाई साहब 1 to 5 इससे लेस देन इक्वल टू, और एक हो गया भाई साहब 5 से, ठीक है, ये प्रॉपर वेस्ट लैंड में काउंटिंग होगी इसकी। एक हो गया भाई साहब 1 साल या 1 साल से कम तक आपने कोई एग्रीकल्चर किया नहीं है, एक आपका हो गया 1 to 5 years, और एक हो गया मोर देन 5 years आपने वहां पे कोई एग्रीकल्चर नहीं किया है, ठीक है। सो दैट इज हाउ द सेग्रीगेशन बेसिकली हैपेंस, ठीक है, दैट इज हाउ द सेग्रीगेशन हैपेंस। अदर देन करंट फैलो लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, 1 से 5, 1 से कम वाला एक फैलो लैंड आता है कैटेगरी जहां पे आप कोई कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, 1 से 5 एक कैटेगरी आता है, ठीक है, जहां पे आप कोई कल्टीवेशन नहीं कर रहे, और 5 या 5 से ज्यादा एक आता है जहां पे आप कोई कल्टीवेशन नहीं कर रहे, उसको आप प्रॉपर्ली वेस्ट लैंड बोलने लगते हैं, ठीक है, ओके। नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया जहां पे आप क्रॉप्स उगा रहे हैं और क्रॉप्स उगाने के बाद उससे फार्मर्स की जीवनी चल रही है, दे आर एबल टू मेंटेन देयर लाइफ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेट सोन एरिया। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, एक से ज्यादा टाइम पे आप वहां पे क्रॉप्स उगा, देखो कोई भी क्रॉप ऐसा नहीं है जो 1 साल से ज्यादा टाइम ले, तो उसको हम, जैसे अगर कॉटन है भाई साहब तो वो ट्री है तो उसमें तो 1 साल से ज्यादा लगने ही वाला है, लेकिन जो छोटे मोटे क्रॉप्स होते हैं जिनसे हमारा जीवन चलता है, ठीक है, वो कोई भी मोर देन 1 ईयर का नहीं होता है, ठीक है। तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, मतलब इस पूरे लैंड में आप 1 से ज्यादा बार साल में खेती कर रहे हैं, ठीक है, प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, प्लस जो नेट सोन एरिया है उसको हम बोलेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। हाँ, नहीं, नेट सोन एरिया में नहीं गिनेंगे उसको, क्योंकि जब तक उसमें फसल नहीं होगी तब तक नेट सोन एरिया में नहीं गिनेंगे, टिल द टाइम यू आर नॉट कल्टिवेटिंग एनी क्रॉप्स, ठीक है, वो 1 महीने 1 साल का टाइम हो, 1.5 साल का टाइम हो, जो भी हो, ठीक है, ओके। सो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस सोन एरिया? The total land area on which crops are raised during a particular year represents the net sown area. तो net sown area भाई साहब क्या है? जो total land है जहां पे crops are raised during a particular year, 1 साल के अंदर जितनी भी बार आपने crops raise किया होगा, ठीक है, जिस लैंड को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, 1 साल के अंदर क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, वो चाहे 1 बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 5 बार हो, ठीक है, तो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए जो लैंड को इस्तेमाल किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द नेट सोन एरिया। Gross sown area is different in the sense that if more than one seasonal crop is raised over a piece of land during the year, the area is counted twice. Are we getting this, people? समझ लो, ये एक लैंड एरिया है, ठीक है, इसमें आपने साल में एक ही बार खेती की है, 1 टाइम ओनली, तो इसको आप क्या बोलोगे भाई साहब? नेट सोन एरिया में इसकी काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। साल में आपने इसमें एक ही बार खेती की है, कोई भी क्रॉप उगाया रहेगा, ठीक है, तो आपका नेट सोन एरिया में ये एरिया आ जाएगा। अगर भाई साहब वही एरिया है, समझ लो एक और लैंड पीस है, और इसमें आपने साल में 1 बार खेती की और फिर थोड़े टाइम के बाद फिर दूसरी बार खेती की, तो आपके 2 बार आउटपुट मिल रहे हैं, तो ये आपका ग्रॉस सोन एरिया में आ जाएगा। इसको आप 2 टाइम्स काउंट करेंगे, इस एरिया को आप 2 टाइम्स काउंट करेंगे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल? ये ग्रॉस सोन एरिया में आ जाएगा, क्लियर है? लैंड एक ही है, लेकिन क्योंकि आप इसमें 2 बार खेती कर रहे हैं, तो इसलिए आपका 2 बार आउटपुट मिल रहा है, 2 बार आउटपुट मिल रहा है, मतलब इसको हम 2 बार काउंट करेंगे, तो ग्रॉस सोन एरिया में इसकी काउंटिंग होगी, ठीक है। ग्रॉस सोन एरिया इज डिफरेंट इन द सेंस दैट इफ मोर देन वन सीजनल क्रॉप इज रेज्ड ओवर अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर, द एरिया इज काउंटेड ट्वाइस। The extent of increase in gross sown area over net sown area is the result of availability of means of irrigation in the area. तो भाई साहब कितना? The extent of increase in gross sown area, gross sown area increase होता रहेगा, वो डिपेंड करता है भाई साहब वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, क्लाइमेट क्या है, ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करेगा। ओवर नेट सोन एरिया इज द रिजल्ट। हमको यहाँ पे ग्रॉस सोन एरिया को बढ़ाना है, ठीक है। नेट सोन एरिया तो अवेलेबल है ही, उसमें हम कितनी बार कितने साइकिल्स में खेती कर सकते हैं उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज इन ग्रॉस सोन एरिया ओवर नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया तो 1 बार खेती की बात है, 3-4 बार खेती करेंगे तो उतनी बार आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वो आपका ग्रॉस सोन एरिया हो जाएगा। तो एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज इन द ग्रॉस सोन एरिया ओवर नेट सोन एरिया इज द रिजल्ट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन इन द एरिया। मीन्स ऑफ इरिगेशन आपने कितने उपलब्ध कराए हैं उस एरिया पे, उस पर डिपेंड करता है।
अभी मीन्स ऑफ इरिगेशन मतलब आपका हो गया भाई साहब वाटर, ठीक है, फर्टिलाइजर और तमाम अदर रिसोर्सेज, ठीक है। इंटेंसिव कल्टीवेशन लीड्स टू इंक्रीज इन ग्रॉस सोन एरिया इवन दो द टोटल अवेलेबल लैंड में रिमेन द सेम। इंटेंसिव कल्टीवेशन मतलब बहुत बड़े एरिया में आप एक टाइप का क्रॉप जो है तो उगा रहे हैं। सो इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या करेगा भाई साहब, आपका ग्रॉस जोन एरिया, इंक्रीज इन द ग्रॉस जोन एरिया इवन द टोटल अवेलेबल लैंड इज द सेम। टोटल अवेलेबल लैंड मतलब नेट जोन एरिया आपका सेम है, लेकिन अगर आप इंटेंसिवली कल्टीवेशन कर रहे हैं तो आपका ग्रॉस जोन एरिया बढ़ेगा। मतलब कितने साइकिल्स में आप कितना आउटपुट दे रहे हैं पूरे साल में। ग्रॉस जोन एरिया और नेट जोन एरिया में समझ में आ रहा है भाई साहब फर्क क्या है? नेट जोन एरिया मतलब साल में एक ही बार प्रोडक्शन हो रहा है, उसको आप नेट जोन एरिया में कर रहे हैं। उसी एरिया में अगर साल में आप एक से दो से चार बार प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उतनी बार आप काउंट करेंगे उसको किसमें, ग्रॉस जोन एरिया में, ठीक है। दैट एरिया विल कीप ऑन एडिंग, ठीक है, ओके। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमिन्ड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज, ठीक है, व्हाट आर द फिजिकल फैक्टर्स, टोपोग्राफी, आपका भाई साहब किस तरीके का टोपोग्राफी है, लैंडस्केप कैसा है, किस तरह से हम किसी लैंड को यूज कर रहे हैं, डिपेंड करता है उसकी टोपोग्राफी क्या है। टोपोग्राफी मींस व्हाट इज बेसिकली द फॉर्म एंड शेप ऑफ द लैंड दैट वी आर ट्राइंग टू यूज, whether it is a mountainous area, whether it is a plateau area or whether it lies in the plains. Are we clear on this one people? ठीक है, तो ये सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि भाई साहब आपका माउंटेन एरिया है या प्लेटू एरिया है या प्लेन एरिया है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द टोपोग्राफी। Also, what kind of determination will it have? The use of land is determined by soil as well. Soil का texture, quality, fertility क्या है, ठीक है। All these will be a determining factor for how you are using the land for agriculture. Climate क्या है भाई साहब, सूखा climate है या भाई साहब एक रेन वाला climate है, whatever, ठीक है। This will also determine the production of crops, ठीक है। As well as human factors such as population density, ठीक है। भाई साहब हो सकता है कि एग्रीकल्चर लैंड आपका बहुत ज्यादा हो लेकिन पॉपुलेशन ही नहीं है उस जगह पे, तो करेगा कौन भाई साहब, क्रॉप्स उगाएगा कौन, क्रॉप्स मैजिक में तो उगेंगे नहीं, ठीक है। जितना भी आप टेक्नोलॉजी अप्लाई कर लो, जितना भी मशीनरी डाल लो, यू वुड नीड ह्यूमन लेबर, ठीक है। सो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी आप अगर देखोगे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में जहां पे आपका वीजा फटाक से अप्रूव होता है, यू नो व्हाई, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, अरे यार तुम लोग के टाइम पे क्यों जाता है ये, व्हाट नॉनसेंस। क्या तुम लोग कल भी गया था इसी टाइम पे? अरे रुक जा मेरे भाई, इसको भी बंद करना पड़ेगा। Okay, so it will depend on land population density भाई साहब, population density कितनी है, ठीक है। How much is basically the population density? I am sorry, I can't do anything. I have to. ठीक है, so it will depend upon the population density, human factors such as population density, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस। भाई साहब आपका पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, जैसे आप अगर देखो कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पे वीजा फटाक से अप्रूव होता है क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सो दीज आर कंट्रीज वेयर इन द पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी लेस, ठीक है। तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, तो वी इनकरेज पीपल फ्रॉम आउटसाइड टू गो एंड सेटल देयर, तो वहां से लोग आते हैं और सेटल डाउन करते हैं ताकि लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, और यहाँ पे हमारी कोई कमी नहीं है पॉपुलेशन डेंसिटी की, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी में कितनी कैपेबिलिटी है, एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस, क्या क्या आपके भाई साहब कल्चर और ट्रेडिशंस हैं, ठीक है। तो लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया इज डिटरमिन्ड बाय दीज फैक्टर्स। यूज ऑफ लैंड इज डिटरमिन्ड बाय, किन किन चीजों से डिटरमिन होता है भाई साहब, फिजिकल फैक्टर्स। सो ऑब्वियसली फिजिकल फैक्टर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन हाउ द लैंड इज यूज। टोपोग्राफी, ठीक है, क्लाइमेट, ठीक है, सर्टेन एरियाज हैव माइल्ड क्लाइमेट एंड सर्टेन एरियाज हैव हार्श क्लाइमेट होगा, ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेट एंड सर्टेन एरियाज हैव माइल्ड क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के ऊपर भी बहुत सारा, जैसे राजस्थान भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, हार्श या एक्सट्रीम क्लाइमेट है, ठीक है, वेरी हॉट, ठीक है। पंजाब हैज गॉट माइल्ड क्लाइमेट, इट हैज गॉट माइल्ड क्लाइमेट, ठीक है। ओके, सो द लैंड यूटिलाइजेशन डिफर इन बोथ द रीजन्स, तो दोनों रीजन्स में भाई साहब लैंड यूटिलाइजेशन डिफरेंट है, ठीक है। सॉइल टाइप्स,
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, अलग अलग इंडिया में पार्ट्स में अलग अलग सॉइल टाइप्स हैं। जस्ट वन मोमेंट यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया है। ट्यूसडे, कल भी इसी टाइम पे तुम्हारे लाइट गया था, ओहो।